हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अपनी नोट्स प्लीज़ खुद से बनाएं, ठीक है? क्योंकि अपनी नोट्स से ही जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें समझ आएगा, दूसरों की नोट्स से या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो नोट्स साथ साथ बनाते चलें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना बड़ा है कि उसे एक बार में पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो हमने क्या किया है कि उसको हमने नहीं, मतलब एजुकेटर्स ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग कर दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक अलग कर दिया, ठीक है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब रेस्ट। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है उस टाइम उसके साथ जो कुछ होता है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लेते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में जब इलेक्ट्रो मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, और डायनेमिक मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट, मतलब चलना, हिलना डुलना, उसे हम मोशन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तब उस टाइम उसके साथ जो कुछ होगा वो हम डायनेमिक में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक भी काफ़ी बड़ा है, तो हमने क्या किया कि उसको और भी टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इसमें आ गया इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक में पढ़ते हैं। तो ये सब 12th में ही कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है? तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो गए यहाँ हर जगह। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये पूरा पूरा चार्ज पे ही डिपेंड है। इसमें कहीं ऐसा नहीं आएगा जहाँ चार्ज ना हो, हर जगह चार्ज आएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही होता है, ये तो सबको पता है। ऐसे प्रोटॉन होता है, उससे भी चार्ज होता है, ठीक है? तो पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम्स, एटम के बारे में सुना ही होगा। एटम जो है हर जगह हर चीज़ में है, मतलब एटम से ही मिलके हर चीज़ बनी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ एटम से मिलके ही बनी है, ठीक है? एटम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम एटम जान लेते हैं। जैसे एटम होता है ना, ऐसा छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, हमें दिखता भी नहीं है इतना छोटा। तो उसमें जो है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसका आउटर शेल होते हैं। एटम बड़ा होता है, उसमें भी बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है कि जो पूरा एटम है ना बड़ा सा, उसके न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, हर एटम, अलग अलग एटम्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही टाइप के होते हैं, पर नंबर अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ऐसे ही कार्बन ले लो, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसमें शेल पे डिपेंड करता है कितने शेल बनते हैं, और फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वो सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यही एटम से ही बना है। अब देखो, हर चीज़ तो एटम से बनी है, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इसका मतलब कि चार्ज हर चीज़ में है, हर जगह है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, चार्ज तो हर जगह है। हाँ, तो अब हम एक काम करते हैं, चार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं, बुक में क्या कहता है। तो चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब मैटर मतलब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, उन्हें हम मैटर कहते हैं, ठीक है? तो मैटर से मिलके ही हर चीज़ बनी हुई है। अब मैटर, अब जैसे एटम है तो एटम तो है ही एटम, और उसके साथ न्यूक्लियस और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मॉलिक्यूल, तो उन सब को मिला के हम मैटर बोल देते हैं। तो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, बाय वर्च्यू ऑफ विच पार्टिकल एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं, मैटर को पार्टिकल भी कह देते हैं, तो वो पार्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है। एक्सपीरियंस मतलब फील करना, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। जैसे कि अभी कोई चार्ज है, वो अपने आसपास का जो एरिया होता है ना, उसे कब्जा करके रखता है, ठीक है? तो कब्जा कैसे करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो अब वहाँ पे उसका कब्जा हो गया। जहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वहाँ तक उसका कब्जा है, उस इलेक्ट्रॉन का, उस चार्ज का।
तो वहाँ पे अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आया तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट है पहले से। उसे ही हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंस करना। और प्रोड्यूस करना मतलब जिसने पहले से प्रोड्यूस किया है, अब जो दूसरा वाला आया वो भी प्रोड्यूस करेगा, वो भी कहेगा कि यहाँ आसपास हमारे ये एरिया इतना मेरा है। ठीक है, तो सब प्रोड्यूस करते हैं, सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि चार्ज कौन कब क्या प्रोड्यूस करता है। जैसे चार्ज है, अगर वो चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, तो रुका हुआ है वो तो बड़ा आलसी है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर पाएगा। इतनी उसके पास ताकत नहीं हो, बहुत आलसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। और अगर चार्ज मूव कर रहा है ना, मूव करना मतलब मोशन में है, तो वो कुछ तो कर रहा है, तो वो दो चीज़ प्रोड्यूस कर देता है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब मूव करने में दो कंडीशन है। एक तो तब जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब जो अब उसकी जो मेहनत है ना वो उतनी ही है, ना बढ़ती है ना घटती है, उसी स्पीड से वो हमेशा मूव करता है। उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब ना बढ़ना ना घटना, फिक्स हो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो। ठीक है, तो उसे हम एक्सिलरेटेड चार्ज बोलते हैं। तो जब एक्सिलरेशन हो रहा होगा ना चार्ज के साथ, तो वो तीन चीज़ प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये सब जनरेट करेगा। तो अब इतना तो समझ आ गया कि कौन क्या प्रोड्यूस करेगा कब। अब हम देख लेते हैं कि जैसे यही अब इसी को समझाया गया है कि यहाँ पे ये चार्ज है। अब इस चार्ज की ये जो किनारे किनारे का एरिया है ना, एरिया, ये अपने एरिया यहाँ तक सब कब्जा किया है, जहाँ तक उससे हो सकता है। अब जो उसकी एकदम जस्ट पास का एरिया है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा उसका चलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसकी बात मानी जाएगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कब्जा है। मगर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इसका असर खत्म होता रहता है। ठीक है, तो इसके पास वाला एरिया मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फील्ड है। ये सब फील्ड है ना, फील्ड मतलब क्या है? एरिया होता है। तो इसकी जो फील्ड है, इसके जितने पास जाएंगे उतना ज़्यादा फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड का असर कम होता रहता है जहाँ जहाँ पे इसका कब्जा है। तो ये चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ही चार्ज ऐसे बढ़ता रहता है। तो अब देखो चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। और क्वांटिटी, चार्ज कैसा है, स्केलर या वेक्टर? तो चार्ज है स्केलर। स्केलर क्यों है? क्योंकि चार्ज भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का है, पर वेक्टर उसे बोलते हैं ना जब वो नेगेटिव हो तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए, मतलब होगा सेम ही चीज़, पर अगर डायरेक्शन उल्टा करने पे वही चीज़ को हम नेगेटिव से डिनोट करने लगते हैं तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो। अब यहाँ चार्ज जो है वो चाहे जिधर चले, वो हमेशा अगर पॉजिटिव पहले है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, बदलता नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं चार्ज स्केलर है। और ये थोड़ा सा इसकी मतलब जान लो ये सब क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है इतना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। और चार्ज सिर्फ कूलम्ब में नहीं होता, कूलम्ब तो एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट भी होती है, ईएसयू। इसमें एक कूलम्ब में इतना मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम्ब होता है, तो इतना सीजीएस चार्ज भी होता है। और जैसे प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन का प्लस से डिनोट करेंगे, चार्ज तो उतना ही है पर इसमें प्लस बोल देंगे, इसमें माइनस बोल देंगे, बस मैग्नीट्यूड वही है। ऐसे ही इसका ये भी ईएसयू में भी इतना ही आएगा। और जो न्यूट्रॉन होता है एटम में, एटम के बीच में यहाँ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है ना, तो उसका मास ये होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं चार्ज की। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये तो पता ही है आपको क्यों है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी पता है सबको। सिमिलर चार्ज रिपेल वाइल अपोजिट अट्रैक्ट, ये थोड़ा उल्टा हो गया लिखने में, इसको आप लोग सही कर लेना। सिमिलर चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा। ठीक है, एक जैसे चार्ज जो होते हैं सेम अपने जैसे लोगों को नहीं पसंद करते, जो चार्ज होते हैं इनके साथ उल्टा होता है। इंसान के साथ क्या होता है, अपने जैसे लोग को ज़्यादा पसंद करते हैं, पर चार्जर्स के साथ उल्टा होता है, ये अपने से अपोजिट को ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने जैसों को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या क्या, जैसे कि प्रोटॉन, अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए किसी तरह तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है,
और जैसे अल्फा पार्टिकल का हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम निकाल देते हैं तो 2 चार्ज आ जाता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बचा वही होता है, तो उसे हम अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। तो इन सब पे क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं सारे। अब नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन पे हैं, बीटा पार्टिकल पे, कैथोड रेज पे, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चार्ज किया कैसे जाता है। चार्ज, अच्छा कोई पॉजिटिव चार्ज अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। हर बॉडी पहले न्यूट्रल होती है, ठीक है, हर चीज़ अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहती है, ना पॉजिटिव चार्ज रखना चाहती है ना नेगेटिव चार्ज रखना चाहती है एक्स्ट्रा, वो न्यूट्रल रखना चाहती है। अब हमने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। किसी तरह निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो बताएंगे आगे। अभी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे निकाल लिया तो उस पर क्या बचा, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, प्रोटॉन नहीं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले बराबर थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसमें जो प्रोटॉन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 3 प्रोटॉन बचेंगे अंदर, एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, क्योंकि बराबर रहेंगे तो न्यूट्रल रहेंगे, तो 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो हमने कह दिया वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकालते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल पाते, तो इसका रीज़न है कि प्रोटॉन हम निकाल ही नहीं पाते हैं। प्रोटॉन निकालेंगे कैसे, या प्रोटॉन ऐड कैसे करेंगे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना, एटम जो होता है एटम के न्यूक्लियस में होता है। अब जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें निकालना आसान होता है, पर न्यूक्लियस से निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाते हैं और इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर पाते हैं। अब जहाँ से निकाला इलेक्ट्रॉन तो ऐड भी कर लेंगे, अब कहीं से प्रोटॉन निकाल ही नहीं पाए, हमारे पास ही नहीं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ऐड कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसमें प्लस चार्ज एक्स्ट्रा बच गया, तो उसे हम बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन अब जो निकाला था किसी और में ऐड कर देते हैं तो उसे हम बोल देते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेंगे। अब क्या है कि जैसे कि ये वही बताया है कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी होती है वो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखती है। कभी ऐसा सब कुछ पता है आपको। कार्बन है, अब जैसे कि कोई बॉडी क्या है, जैसे कार्बन की अगर कोई बॉडी बनी है, कार्बन मतलब कोयला बना है, तो कोयले में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा कार्बन में। तो जब 6 ही हैं तो दोनों बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं प्रोटॉन पॉजिटिव हैं, दोनों बराबर हैं। आयरन अगर लोहा है, लोहे का कोई चीज़ बना हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन, तब भी दोनों बराबर हैं। सोना है, सोना में भी 79 इलेक्ट्रॉन और 79 प्रोटॉन है, यहाँ भी दोनों सब कुछ बराबर है। तो हर चीज़ पहले न्यूट्रल ही होती है, और चार्ज तब होती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या कह रहे हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर हो सकता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन पे ही तो चार्ज होता है, तो चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, तो ट्रांसफर हुआ ना यहाँ से यहाँ, हाँ, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेबल। अब प्रॉपर्टी 4 क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज जो है वो हमेशा मास पर ही डिपेंड करती है, मास से ही आता है चार्ज। अब जैसे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, पर जो मास है वो चार्ज के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन में तो कुछ तो मास होता है, भले ही वो बहुत छोटा पार्टिकल है, पर कुछ उस पर मास होता है। अब उस मास है तो उस पर चार्ज भी होता है, जिस चीज़ में मास ही नहीं होगा, जो कुछ होगा ही नहीं वो, तो उसमें चार्ज कहाँ से आएगा। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि इन चार्जिंग, चार्ज करने में द मास ऑफ बॉडी चेंजेस। हाँ, जब चार्ज हम करते हैं कोई बॉडी को तो मास तो बदलेगा ही। व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस। जब बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास घट जाता है। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। पॉजिटिव चार्ज कभी हम ऐड नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया था, अब मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो अपने मास के साथ निकल गया, तो यहाँ पे मास तो इसका घट गया ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो अब बाहर चला जा चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मास घट गया है, बहुत कम घटेगा, पता भी नहीं चलेगा कितना घटा, पर घटता है। तो यही है कि इट्स मास डिक्रीजेज। और जब व्हेन बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज इट्स मास इंक्रीजेज। नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो उसका मास बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है ना, वो तो सिर्फ मास रखता है। तो न्यूट्रॉन मास है पर चार्ज नहीं है, ये हुआ ना सही, जो पिछला वाला हमने प्रॉपर्टी
फोर्स थी वो यहाँ से प्रूफ हो गई कि मास है पर चार्ज नहीं है। और फोटोन जो है मासलेस होता है तो चार्ज नहीं रख सकता। फोटोन जो मासलेस होता है उसके पास मास नहीं होता। फोटोन क्या होता है, जो लाइट होती है ना, लाइट रेज, तो वो एनर्जी होती है एक। तो उस एनर्जी को बहुत ढेर सारी है, वेव के फॉर्म में आती है, तो हमने उसको छोटे 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 टुकड़ों में बोल दिया कि ये फोटोन है। उसको पहले छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, बंडल बना दिया एनर्जी का और बोल दिया ये फोटोन है। तो जो फोटोन होता है वो एनर्जी का बंडल है, तो उसमें मास नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसलिए उसमें चार्ज भी नहीं हो सकता। जब मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। तो ये है कि जो पार्टिकल है हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन नॉट हैव चार्ज। एग्जाम्पल न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। जैसे चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पर जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव थोड़ी होता है। हम कभी -2 kg नहीं बोलते ना, हमेशा हम बोलते हैं 2 kg, 4 kg, 10 kg, 15 kg, 2 ग्राम, 4 ग्राम, -2 ग्राम बोलते हैं, नहीं बोलते। तो मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, मतलब चार्ज को तुम कितनी भी तेजी से मूव करा दो, चार्ज का जो चार्ज है ना उस पर वो कभी बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। पर मास के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि मास अगर बहुत तेजी से मूव करने लग जाए ना तो वो बढ़ जाएगा। जितना तेज से मूव करेगा मास उतना ही बढ़ेगा। किसी चीज़ का ये देखो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे अगर हम रखते हैं तो m0 क्या है, रेस्ट मास अपॉन √1 - v² अपॉन c²। तो ये जो v² है यही है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो जब हम किसी बॉडी की जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं, किसी चीज़ को मूव करवाने लग गए, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो वेलोसिटी कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे c है, वेलोसिटी c से तो हमेशा कम ही रहेगी ना। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट से की स्पीड से तो कोई चीज़ नहीं चल सकती, हमेशा उससे कम ही रहेगा। तो ये v है ये थोड़ा सा कम है और ये ज़्यादा है, तो ओवरऑल जब न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो ये ओवरऑल कम हो जाता है। अब जब ये कम तो 1 - 1 से थोड़ा कम है ये, तो 1 - और 1 से थोड़ा कम तो ये 1 से कम आएगा टोटल। अब जब ये 1 से कम आया टोटल तो इसका जब रूट निकालेंगे वो भी 1 से कम आएगा, और फिर उसको 1 से कम से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये ओवरऑल बढ़ जाता है। डिनोमिनेटर कम हो गया, न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, तो ये टोटल बढ़ गया। इसका मतलब मास जो है यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। कब, जब ये मूव करने लगा। अब यहीं पे अगर इसकी वेलोसिटी 0 रख दो, मतलब रेस्ट पे हो, तो जब यहाँ पे 0 है तो 0 अपॉन समथिंग 0 और 1 - ये पूरा 0 मिला के 1 आ गया, और 1 का रूट निकालते हैं तो 1 ही आता है। तो ऊपर कुछ भी, नीचे अगर 1 है तो ओवरऑल वही रहता है जो पहले है। तो यहाँ पे m = m0 होगा जो रेस्ट मास है। अब c जो है अच्छा, या इसका इस फॉर्मूले का यूज़ पहले 11th में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पहले जो बॉडीज़ थी वो सब इतनी स्पीड से नहीं चलती थी। अब c जो है स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, उससे कंपेयर में जो बॉडीज़ की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तब होगा ना जब, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड के लगभग होती है, 10⁻6, और जो c है वो 10⁸ तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा रेज, गामा रेज, ये सब की भी 10⁸ होती है। ये सब क्या है, लाइट के पार्टिकल्स है ना, तो लाइट की स्पीड तो इतनी है ही, तो उनके पार्टिकल्स की स्पीड भी इतनी होगी। हाँ, तो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, जैसे चार्ज कंजर्वेशन मतलब होता है कोई चीज़ बचा के रखना, कंजर्व करके रखना मतलब बचा के रखना। ना हम उस चीज़ को बना सकते हैं और ना उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, उसको बस इधर से उधर कर सकते हैं पर उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उसे बना भी नहीं सकते। इसे ही बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब चार्ज जो है वो कंजर्व है, इसकी डेफिनेशन भी यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब कोई आइसोलेटेड मतलब क्या होता है कि कोई अकेला, आइसोलेट मतलब एकदम अकेला, काफ़ी मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, बाहर की चीज़ अंदर नहीं जा सकती, अंदर की चीज़ बाहर नहीं आ सकती, वो अकेला है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम है, उसके अंदर बहुत कुछ होगा, सिस्टम में कोई एक बॉडी तो नहीं होती ना, सिस्टम में कई सारी चीज़ें होती हैं, पर वो आइसोलेटेड है, इसका मतलब उसके अंदर जो कुछ है वो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर की कोई चीज़ उस सिस्टम के अंदर नहीं आ सकती। अब आइसोलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अभी चार्ज के लिए अगर आइसोलेट करना है चार्जेस को, तो इंसुलेटर लगा दो। इंसुलेटर बाहर लगाने से अंदर का जो चार्ज होगा वो बाहर नहीं आता, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर पाता। कंडक्टर लगाएंगे तो उसमें से मूव करके बाहर आ सकता है, कंडक्टर में चार्ज चलने लगता है पर इंसुलेटर में नहीं जा पाता। तो
अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब जो टोटल चार्ज है उस सिस्टम के अंदर वो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा ना बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। दो इंडिविजुअल चार्ज में चेंज, इंडिविजुअल चार्ज जो उसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, तो अलग अलग चार्ज जो है वो आप अंदर ही अंदर भले बदल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, पर वो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल में से कोई एक बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, अंदर सब कुछ रहेंगे। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखो क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर छुपा लिया है, आपको खुद से करना है इसका आंसर। क्वेश्चन देख लो कि ये देखो एक सिस्टम है, ठीक है, इसके बाहर बाहर ये जो कवरिंग की हुई है ये हमने इंसुलेटर इसमें लगा दिया, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर की ये सब चार्जेस हैं ये बाहर नहीं आ सकते और बाहर की कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंसुलेटर मतलब वही नॉन कंडक्टर होता है। अब यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर ये 3 कूलम का चार्ज है, ये 1 कूलम का, और ये -2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये अलग अलग ऐसे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से इधर उधर कर दिया, पूरा हिला डुला दिया, एकदम अलग अलग हो गए सब चार्ज एक दूसरे से टकरा के चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। टकराने के बाद जब अंदर वाले तो चार्ज है ही, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, सब इधर उधर हो गए। तो इसमें से क्या हुआ, ये 2 कूलम का यहाँ ये वाला बन गया और 3 कूलम का ये बन गया। अब हमें बताना है कि ये वाला कितने कूलम का होगा। तो हमने पहले ही बता दिया है कि चार्ज कंजर्व रहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन लगाना है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए, अंदर का इधर से उधर भले हुआ हो, अंदर ही अंदर, पर कहीं बाहर नहीं गया है ना, तो जितना यहाँ पे है उतना यहाँ भी होगा। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 3 कूलम यहाँ पे +1 कूलम और -2 कूलम बराबर इधर क्या है +2 कूलम और +3 कूलम, और यहाँ पे इसको x मान लेते हैं +x। तो अब इसको जोड़ लो, 3 1 4, 4 में से 2 गए 2 कूलम यहाँ बचा इज इक्वल टू 3 2 5 कूलम +x। तो x की वैल्यू अगर चाहिए तो 5 कूलम को इधर भगाना पड़ेगा, तो 2 - 5 इज इक्वल टू -3 कूलम। मतलब ये वाला जो चार्ज होगा वो कितना है, -3 कूलम का है, ठीक है। अब ये लो, इसका ये सॉल्यूशन हो गया, इसको सॉल्यूशन देख लो। अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पता है ये हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स आएगी उसमें पढ़ेंगे, उसमें भी ये कंजर्वेशन ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये थोरियम है, ठीक है, थोरियम में ये जो ये नीचे दिखा रहा है ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 50-90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इसमें से अल्फ़ा निकाल दिया, अल्फ़ा में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रोटॉन लिखते हैं, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, ठीक है। तो प्रोटॉन है, पर हमें इसको चार्ज लेके चलना है, मान के चलना है कि ये चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज कंजर्व होता है, तो 90 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 90 तो यहाँ पे है, ठीक है, हमने उसका रिएक्शन करवाया, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब अल्फा पार्टिकल में 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज 2 होता है, तो यहाँ पे अब कितना आया, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट बना, ये इसका जो क्या बोलते हैं इसको चार्ज, ये चार्ज कितना होगा। तो फिर से यहाँ पे हमें कंजर्वेशन लगाना है, तो +90 बराबर रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ना ख़त्म होता है ना हम बनाते हैं, वो भले इधर से उधर हो जाता है पर रहता है। तो इस रिएक्शन में ये कितना है +2, और इसको x मान लेते हैं +x। तो यहाँ पे 2 को इधर भगा देंगे, तो 90 - 2 इज इक्वल टू x। तो ये कितना आ गया 88 +88 इज इक्वल टू x। इसका मतलब यहाँ पे 88 है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन यहाँ भी लगा है। चलो अब आगे देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट या बंडल, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट, इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इसकी डेफिनेशन देखो, बुक में ऐसे लिखी होती है कि चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज्ड मीन्स चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो चार्ज होता है ना किसी बॉडी पे, वो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, मैथ्स में इंटीजर पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इंटीजर होते हैं। 0.5 2.5 भी जो पॉइंट में आ जाते हैं इन्हें हम इंटीजर नहीं कहते, इन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इंटीजर में 1 2 3, जैसे कि अब ये हमारे पास पेन है, ये या तो 1 पेन होगी या फिर 2 पेन होगी या फिर 3 पेन होगी, 10 पेन 20 पेन 1000 पेन। पर ये कभी आधी पेन तो नहीं हमें दुकान वाला देगा ना, अगर हम उससे मांगते हैं तो हमें 2 पेन 4 पेन ऐसे देगा, आधी पेन काट के नहीं देता। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं,
तो वो कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। तो इसलिए जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है या तो उतना होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उतना होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना दिया गया है जिसमें क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो क्यू जो है वो चार्ज है किसी बॉडी पे। अब कोई बॉडी पे चार्ज होगा तो वो कैसे होगा, एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ऐसे रख देते हैं। तो एन क्या है, इंटीजर है। और जो ई है, ई मतलब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है। ये प्लस भी होता है, प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस साइन बदली होती है, इसीलिए हमने पहले ही प्लस माइनस लगा दिया है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता ही है। तो अब इससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 से 2 से 3 से, कभी 0.5 या 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उतना चार्ज बॉडी पे आएगा ही नहीं। अब क्या है कि स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ना, सबसे छोटा चार्ज, जो अकेला मतलब इंडिपेंडेंट होता है, एकदम किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना हो। सबसे छोटा वही वाला होगा। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे और भी हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क वगैरह हैं जो इससे छोटे भी होते हैं, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। वो क्या होते हैं कि क्वार्क और एंटी क्वार्क साथ में ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सबसे छोटा यही वाला चार्ज है जो इंडिपेंडेंट है। अब यही है कि Q इज इक्वल टू 1E 2E 3 5E ना, तो यही एग्जिस्ट करते हैं। 2000E 2 लाख ही कितना भी कर दो, या फिर माइनस में सब चलेंगे। ठीक है, तो यही एग्जिस्ट कर सकते हैं, कभी 2.5E नहीं आएगा। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बॉडी पे चार्ज है वो इतना पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, चलो अभी एक क्वेश्चन ही करवा देते हैं। हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन है कि कैन अ बॉडी हैव मीन्स रखना, गिव या टेक, रख सकती है, दे सकती है या ले सकती है इतना कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हाँ देखते हैं। अब इसने तो चार्ज, जो बॉडी पे जो चार्ज है वो बता दिया, मतलब क्यू की वैल्यू बता दी है। अब बोला है कि इतना रख सकती है कि नहीं बॉडी, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। तो इसकी कंडीशन है Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, जहाँ पे n जो होना चाहिए वो 1 2 3 मतलब इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब वो नहीं रख सकती। अब देखते हैं, तो n इंटीजर लाना है, मतलब n को ही हमें निकालना है। तो ये हमें Q दिया है कितना, 8 इंटू 10 टू द पावर 8 और इज इक्वल टू n। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब हमें n चाहिए, तो इसको इधर भगा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 8 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 इज इक्वल टू n। इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए देखो ये 18 है ना, 18। तो यहाँ पे 10 पावर नहीं 18 सही नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं -18 कर देते हैं, -18 अब हो जाएगा। अब -18 है तो यहाँ पे काटेंगे, -18 -19 तो 10 पावर -1 यहाँ बचा, और यहाँ 8 को इससे काटेंगे तो 0.2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2 इंटू 10 पावर -1। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा पावर, तो ऊपर 10 कर दिया, पावर 1 होगी +1 और अपॉन 0.2। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉइंट हट के 0 बन गया। अब ये 2 50 100 होता है, आ गया 50। मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 50, विच इज़ इंटीजर। तो जब इंटीजर आ गया इसका मतलब इतना रख सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, तो ये सही है। अब आगे करते हैं। चार्ज, अगली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब है, इनवेरिएंट का मतलब है कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब चार्ज को कहीं से भी देखा जाए, ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं। चाहे उसको मोशन में ले आओ तब भी वो उतना ही रहेगा, उसको रेस्ट पे रखो तो भी चार्ज उतना ही रहेगा। हाँ, वो जो प्रोड्यूस करता है, अगर रेस्ट पे है चार्ज तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मोशन में है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों करेगा। तो बट ऐसा है कि चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मोशन में आ गया तो चार्ज बदलेगा नहीं। अगर 2 कूलम का पहले था तो बाद में भी वो 2 कूलम का ही रहेगा, चाहे एक्सीलरेशन करने लगे, चाहे फिर रुका हो, चाहे कांस्टेंट स्पीड से मूव करे।
पर ऐसा मास के केस में नहीं होता था ना, हमने देखा था जो मास था वो अगर मूव करने लगता था तो उसका मास बढ़ जाता था, ठीक है। पर चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज चाहे मूव करे चाहे जैसा रहे वो उतना ही रहेगा, इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट। तो चलो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि चार्ज किया कैसे जाता है, चार्जिंग का मेथड क्या है। अभी नोट्स तो आपने बना लिया होगा, अब उसको रिवीजन करना। आगे फिर कल मिलते हैं।